हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है और ये बेसिक चैप्टर भी है। तो अगर आपको मॉलिक्यूल्स का हर एक चीज का ये चैप्टर में जो चीजें दे रखी है, जैसे आपको बेसिक्स बता रखे हैं, पॉलीसेक्राइड के मोनोसेक्राइड बेसिक्स होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कैसे बनता है। तो ये सारी चीजें आपको ये वाले लेसन में दे रखी है। तो अगर आपको पूरी बायोलॉजी समझनी है तो ये लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो कॉम्पोजिशन होता है, हम जिन चीजों से बने हैं, हमारी बॉडी में जो चीजें है वो ही हमारे अर्थ क्रस्ट में पाई गई है। लेकिन डिफरेंस ये है कि हम लिविंग है और अर्थ क्रस्ट ऑब्वियसली नॉन लिविंग है। तो डिफरेंस ये है कि सारे ऑलमोस्ट एलिमेंट सेम है, कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंट है कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन में क्या है। हमारी बॉडी में कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा पाया जाता है लिविंग बींग्स में, हमारी बॉडी में इन द सेंस। और अर्थ क्रस्ट में सारी चीजों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सब में डिफर करता है, तो वो भी आपको देखना है। और लेट्स स्टार्ट। देखो, हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। We can continue asking in the same way, what type of organic compounds are found in living organisms? हम में कौन से organic compounds होते हैं? How does one go about finding the answers? To get an answer, one has to perform chemical analysis. तो देखो हम क्या करेंगे अभी। सबसे पहले तो एक लिविंग टिश्यू ले लेंगे। यहाँ पे दिया है हमको एक वेजिटेबल या फिर लिवर का कोई भी पीस। तो एक लिविंग टिश्यू लेंगे, उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में उसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और उसको फिर मोर्टर और पेस्टल से ग्राइंड भी करेंगे। और ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसलिए यूज किया बिकॉज ये सेल्स को तोड़ने में काम आएगा। हमें कॉम्पोजिशन जानना है कि बने किससे है सेल्स, लिविंग चीजें बनी किससे है, तो ये उस चीज में काम आएगा। देन वी ऑप्टेन अ थिक स्लरी, हमें एक स्लरी मिल जाएंगी, लाइक पेस्ट काइंड ऑफ। If we were to strain this through a cheesecloth or cotton, we would obtain two fractions. अभी हमने क्या किया, हमने उसको मिक्स कर दिया, एक स्लरी बना दी, किसको, लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। देन हमने ये जो स्लरी बनाई है हमारी, इसको हम एक चीज क्लॉथ या फिर एक कॉटन के कपड़े से छान लेंगे। अभी जो इस क्लॉथ में बचा है, जो इस क्लॉथ में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं रिटेंटेट। और जो नीचे आ गया हमारे बीकर में या फिर जिसमें भी हम उसको स्ट्रेन कर रहे हैं, जो नीचे आ गया उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, जो फिल्टर आउट हो गया, राइट। तो ऐसे दो फ्रैक्शन मिलते हैं, एक को बोलते हैं फिल्ट्रेट और दूसरे को बोलते हैं रिटेंटेट। जो फिल्ट्रेट में आएंगी, जो भी चीजें हम आगे देखेंगे कि क्या फिल्ट्रेट में है क्या रिटेंटेट में, जो भी फिल्ट्रेट में आता है उसको बोलते हैं एसिड सॉल्युबल, मतलब एसिड सॉल्युबल पूल। और जो रिटेंटेट में है उसको बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल, क्योंकि हमने ये एसिड डाला ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, उसमें जो भी सॉल्युबल हो गया तो वो इसमें आ जाएगा फिल्ट्रेट में, और बाकी ऊपर रह जाएंगे रिटेंटेट में। वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल, एंड द सेकेंड रिटेंटेट और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। Scientists have found thousands of organic compounds in acid soluble pool. Acid soluble pool में मतलब हमारे हमें फिल्ट्रेट में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने मिलते हैं। देखो, ये अभी कंपैरिजन दे रखा है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में और अर्थ के क्रस्ट में कितने सारे एलिमेंट्स सेम है, सिर्फ उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिफर कर दी है। कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। हाइड्रोजन 0.14 नहीं 0.14, और हमारी बॉडी में 0.5। फिर ये आप रीड कर लेना, ये रीड करने की जरूरत है नहीं। देन ये यहाँ से लिया हुआ है, अडॉप्टेड फ्रॉम सीएनआर राव अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट to analyze a living tissue sample and identify particular organic compound. Okay, it will suffice to say here that one extracts the compound, then subjects the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all the other compounds. देखो, ये चीजें जो बोली, पहले मेरी बात सुनो। तो हमने जो फिल्ट्रेट और रिटेंटेट निकाला, अभी हमें देखना है जो फिल्ट्रेट है उसमें सारी छोटी छोटी चीजें आ गई, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ऑब्वियसली वो ही रिटेंटेट में रह जाएंगे, छानी है ना चीजें, तो जो भी उसमें रह गया चीज क्लॉथ में वो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। तो ऐसा होता है, जो भी ऊपर मॉलिक्यूल्स है चीज क्लॉथ में जो बच्चे हैं, वो पॉली चेन्स होती है, वो पॉलीसेक्राइड्स रहेंगे, उसमें प्रोटीन की चेन्स रहेंगी पूरी की पूरी। देन न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, और उनकी जो सिंगल यूनिट्स है, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए प्रोटीन की सिंगल यूनिट, तो वो फिल्ट्रेट में आ जाएंगी। ओके, और यहाँ पे लिपिड का भी एक झोल है, तो वो आपको पता होगा ऑब्वियसली, आप पंचौट देख रहे हो तो, बट स्टिल वो लिपिड वाली चीज आपको याद रखनी है।
In other words, one isolates and purifies a compound. Analytical techniques, when applied to the compound, give us an idea of molecular formula and probable structure of compound. Okay, all carbon compounds that we get from living tissues can be called biomolecules. तो देखो living tissues में जितने भी carbon compounds होते हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं. बायोमोलिक्यूल्स दो टाइप के हैं. बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जो बहुत छोटे हैं, उसका भी साइज है 1000 डाल्टन के नीचे. और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जो बड़े होते हैं साइज में. तो हमें चीज क्लॉथ में हमने जिससे छाना तो हमको रिटर्न डेट में क्या मिलेंगे, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो बड़े हैं. और फिल्ट्रेट में क्या मिलेंगे, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स. However, living organisms have also got inorganic elements and compounds in them. How do we know? A slightly different but destructive. देखो ये एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं कि एक और हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इनऑर्गेनिक चीजें देखने के लिए हमारी बॉडी में. तो हमारी बॉडी में या फिर लिविंग बॉडी में कोई भी, तो हमने क्या किया, एक लीफ या फिर से वही लिवर का टिश्यू लिया. ऑल द वाटर इवेपोरेट, सबसे पहले हमने उसे सुखा दिया, पूरा वाटर इवेपोरेट कर लिया. The remaining material gives dry weight. Now, if the tissue is fully burnt, all the carbon compounds are oxidized to gaseous form. CO2 water vapor. तो हमने उसको बर्न कर दिया, सारे कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज हो गए और रिमूव हो गए कार्बन कंपाउंड्स. व्हाट इज रिमेनिंग, अभी जो बचा है, सारे कार्बन कंपाउंड्स उठ गए, ऑर्गेनिक चीजें निकल गई पूरी. अभी जो बचा है उसको बोलते हैं ऐश. ऐश बची है. इसमें जो मिलेंगे, इसमें हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, मतलब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट आर ऑल्सो सीन इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन. तो हमें ये भी देखने मिलते हैं. Therefore, elemental analysis gives elemental composition of living tissues in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, while analysis of compounds gives us an idea of kind of organic and inorganic constituents, okay, present in the living tissues. From a chemistry point of view, one can identify functional group like aldehyde, ketone, aromatic compounds. तो केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हम इसे ऐसे डिफाइन करेंगे कंपाउंड्स को, लेकिन बायोलॉजिकल व्यू से हमें इनको अमीनो एसिड्स बोलना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड बेसिस बोलना चाहिए, एंड फैटी एसिड्स. द नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. देखो अमीनो एसिड्स या फिर प्रोटीन्स की बात करते हैं, तो पहले मैं बता देती हूँ, फिर ये रीड करेंगे. वेट, स्लाइड पे ही बताना पड़ेगा. अमीनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन सुना है आपने, हमारी बॉडी में हर जगह हम प्रोटीन सुनते हैं. प्रोटीन एग्जैक्टली क्या है, अमीनो एसिड्स, ऐसे छोटे छोटे अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स की चेन को प्रोटीन बोला जाता है. अभी ये चेन में पूरे 20 ही अमीनो एसिड्स है हमारी पूरी दुनिया में. 20 अमीनो एसिड्स है. ये 20 अमीनो एसिड्स ही रिपीट हो के चेन बनाते हैं, और उस पूरी चेन को, चेन मतलब पॉलीमर है, इस पूरे पॉलीमर को प्रोटीन बोलते हैं हम. ओके, हमेशा. और एक और बात कि ये रिपीट नहीं होते हैं. ऐसे नहीं होगा कि एक ही, जैसे होता है ना होमोपॉलीमर बोलते हैं, होमोपॉलीमर नाम की चीज प्रोटीन में नहीं होती, बिकॉज प्रोटीन्स में कभी भी एक अमीनो एसिड बहुत ज्यादा बार रिपीट नहीं होता है, या फिर एक ही अमीनो एसिड की चेन नहीं बनती है, अलग अलग अमीनो एसिड की चेन बनती है और फिर प्रोटीन बनता है. अभी मेन बात मैं क्या बोल रही थी, हाँ, अमीनो एसिड होता क्या है, अमीनो एसिड्स को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं. सब्स्टिट्यूटेड, आपके एनसीईआरटी में लिखा है और ये समझ नहीं आता है बच्चों को. मीथेन्स, देखो मीथेन क्या होता है, CH4, ये इतना पता होगा. मीथेन CH4 है. इसके सारी चीजों को सब्स्टिट्यूट कर दो. अभी यहाँ पे हम लगा देंगे R ग्रुप. ओके, यहाँ पे है COOH, कार्बोक्सिलिक, और ये यहाँ पे है H2. अभी इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोला जाता है, क्योंकि मीथेन की आजू बाजू लगी चीजों को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना. एक अमीनो एसिड जो हमारे 20 अमीनो एसिड्स है, सब में ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है. जो वेरिएबल है, जो एक अमीनो एसिड को दूसरे से अलग बनाता है, वो है हमारा R ग्रुप. अभी इस R की जगह कुछ भी हो सकता है. आपके एनसीईआरटी में 2-3 एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो आपको देखना है कि R की जगह अगर ये चीज लग गई तो इस अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे, ऐसे. अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप
एज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन। ये हमने देखा, एक तरफ अमीनो ग्रुप था, एक तरफ एसिडिक ग्रुप था। एसिडिक ग्रुप COOH, अमीनो ग्रुप NH2। तो ऐसे दैट इज अल्फा कार्बन। और जो मेन बीच में वाला कार्बन होता है जिसपे हमने ये सारी चीजें सब्स्टिट्यूट की है, उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। Hence they are called alpha amino acids. They are substituted methanes. इसका भी मीनिंग मैंने बताया। There are 4 substituent groups occupying 4 valency positions. 4 ग्रुप्स हैं, 4 पोजिशन बताया मैंने। These are hydrogen। एक तरफ हाइड्रोजन था, वो हमने नहीं निकाला। एक तरफ था कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हमने कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दिया COOH। एक साइड था अमीनो ग्रुप NH2 एंड अ वेरिएबल ग्रुप। जो मैंने R बताया आपको, वो R वेरिएबल है, designated as R group. Based on the nature of R group, there are many amino acids. However, those which occur in proteins are only of 20 types. तो जो मैंने बोला प्रोटीन की चेन में होते हैं, उतने सिर्फ 20 ही है प्रोटीन्स में आने वाले। एक और बात, प्रोटीन की चेन कभी भी मीथियोनिन नाम के अमीनो एसिड से शुरू होगी। द R group in this proteinaceous amino acids could be hydrogen। देखो हाइड्रोजन, अगर R group हाइड्रोजन रहा तो ग्लाइसिन, मिथाइल रहा तो एलिनीन, और हाइड्रोक्सिल मिथाइल रहा तो सीरीन। अभी इसकी फोटो है, ये देखो। बाकी तीनों चीजें सेम है, COOH है, H है, हाइड्रोजन है, इधर अमीनो ग्रुप है, तो ये तीनों तरफ है। अभी R ग्रुप की जगह अगर हाइड्रोजन रहा तो ग्लाइसिन बन जाएगा, CH3 रहा हमारा मिथाइल ग्रुप तो एलिनीन बन जाएगा, और हाइड्रोक्सी मिथाइल तो मतलब ये हमारा मिथाइल ग्रुप CH और OH लगा हुआ उस पे। अगर ये वाला R ग्रुप रहा तो सीरीन अमीनो एसिड बनेगा। ये तीनों अमीनो एसिड्स के नाम है, ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन। ओके, तो ये ऐसे है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। एनसीईआरटी में जो कुछ भी दे रखा है वो याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये याद रखो। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर इसेंशियली ऑफ द अमीनो, कार्बोक्सिल एंड R फंक्शनल ग्रुप। तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज मिला के हर एक अमीनो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज बनेगी, ये जितने भी वेरिएबल्स है। Based on number of amino and carboxyl groups, there are acidic, glutamic acid, basic, lysine और न्यूट्रल वैलिन। अभी इस पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 2020 में तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है, तो आपको याद रखना है लाइसिन बेसिक है, न्यूट्रल वैलिन है, और एसिडिक तो एस्पार्टिक एसिड और क्या था, ग्लूटामिक एसिड। तो ये एसिडिक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, जैसे देखो हमारे पास अभी एक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में दोनों है, बेसिक ग्रुप भी है NH2 और एसिडिक भी है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर ऑफ ग्रुप्स, अगर कोई अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में NH2 ज्यादा बार है तो वो बेसिक अमीनो एसिड्स में आएगा। जिसमें COOH वो ज्यादा बार है तो वो एसिडिक अमीनो एसिड्स में आएगा। देन सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, ये एरोमेटिक वाले हैं, tyrosine, phenylalanine, tryptophan. A particular property of amino acids is the ionizable nature, देखो, of NH2 and COOH groups. Hence, in solutions of different pH, the structure of amino acid changes. अभी इस बात का मीनिंग क्या है, देखो ज्विटर आयन क्या होता है, इसमें ज्विटर आयन की फोटो भी दे रखी है। क्या बोल रही थी मैं, हाँ, ज्विटर आयन ये होता है, अभी एक ही मॉलिक्यूल में कैटायन भी है और अनायन भी है एक ही मॉलिक्यूल में, तो इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। अभी इसकी फोटो में यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे H था तो ये H निकाल दिया और इधर दे दिया, तो ये क्या बन गया, ये कैटायन बन गया, क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा है। H प्लस प्रोटॉन होता है, इतना तो पता ही होगा ना, नहीं पता है तो मेरी सारी वन शॉट्स देखो। तो ये प्रोटॉन इधर चले गया, इसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, और इसके पास वाला हट गया, तो ये बन गया एनायन। कैटायन और एनायन एक ही मॉलिक्यूल में रहने को बोलते हैं ज्विटर आयन। और आपको ये याद रखना है, अभी इन्होंने यहाँ पे ऐसे जैसे बोला है कि Hence, in solutions of different pH, अलग अलग pH के solutions में acidic solution, basic solution, neutral solution, उसमें अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बदलता है। एसिडिक सॉल्यूशन में अमीनो एसिड बेसिक एक्ट करता है और बेसिक सॉल्यूशन में अमीनो एसिड एसिडिक एक्ट करते हैं, और न्यूट्रल वाले में वो न्यूट्रल रहता है, बिकॉज इसकी जो एसिडिटी है, एक इसमें COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एसिडिटी अमीनो ग्रुप के बेसिसिटी को
टक्कर दे देती है, मतलब वही वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन में। लेकिन एसिडिक में बेसिक और बेसिक में एसिडिक एक्ट करेंगे, कि आपको इतना ही याद रखना है, ज्यादा कुछ डिटेल में दे नहीं रखा है यहाँ पे। लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू, तो देखो ये सारी चीजें होती है, ये आपको देख लेना है एक बार। नेक्स्ट है लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। देखो लिपिड्स की बात हो रही है तो बेसिक से ही देखते हैं, रुको मैं आपको इस एक स्लाइड पे बेसिक से बताती हूँ लिपिड्स होते क्या है। लिपिड्स फैटी एसिड से बनते हैं। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अभी ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर CH2OH CHOH और CH2OH। ओके, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। अपने ऑर्गेनिक पढ़ी होंगी तो आपको ये पता है, समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है, कि हर एक कार्बन से 4 ये जुड़े होते हैं, तो ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे OH। ओके, अभी देखो ये ये है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ये जुड़ेगा एक फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से। अभी ये जुड़ेगा एक फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से। फैटी एसिड क्या होता है? ऐसी एक चेन होती है और चेन के एंड में COOH ग्रुप होता है, तो यहाँ पे हम बना लें C डबल बॉन्ड O, ये हो गया OH, ये होता है COOH ग्रुप, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अभी ये हो गया यहाँ पे CH2 CH2 CH2। नाउ ये हो गया मोनोग्लिसराइड। इससे ऐसे ही अभी यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों जुड़ेंगे कैसे? ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये जुड़ते कैसे है? यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, ये एक H और 2O, तो क्या निकलेगा? H2, राइट? H2 एलिमिनेट हो जाएगा। और ऐसे ही H2 एलिमिनेट होता है 3 बार। ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ऐसा सेम मॉलिक्यूल ये वाले OH के साथ भी रिएक्ट करेगा, सेम मॉलिक्यूल इधर और सेम मॉलिक्यूल इधर। तो ये क्या हो गया? ये जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड की 3 चेन, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल फैटी एसिड की 3 चेन, यहाँ पे 3 H2O माइनस है, ओके, और ये जुड़ गए, इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। समझ रहे हो? ये मोनोग्लिसराइड मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी जुड़ जाएगा एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी जुड़ जाएगा और फिर बनेगा ट्राइग्लिसराइड। आपको ये याद रखना है, ये ट्राइग्लिसराइड हमारे बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखो दो टाइप के दो टाइप के फैटी एसिड होते हैं, अमीनो एसिड्स नहीं। तो फैटी एसिड्स में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, जिसमें यहाँ पे देखो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। जैसे यहाँ पे सपोज एक CH2 लगा है, तो CH2 कैसे लगा होता है? एक H, दूसरा H इधर, और फिर आगे चेन कंटिन्यू। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंट रहना, अगर यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया कि अभी तक तो CH2 चल रहा है, अभी मैंने ऐसे किया कि C डबल बॉन्ड एक और C, फिर यहाँ पे एक ही H आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड्स हो गए कंप्लीट। डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहा तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट रहा तो अनसैचुरेटेड। ओके, लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये पानी में नहीं घुलते। घी, तेल, हमारी जो भी सारी फैट वाली चीजें हैं, दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। ये सिंपल फैटी एसिड्स हो सकते हैं। जैसे फैटी एसिड्स का मैंने मीनिंग बताया आपको, एक COOH, C डबल बॉन्ड O, इधर OH, और ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे R ग्रुप, कोई भी R ग्रुप हो सकता है, कितने भी कार्बन, कितने भी हाइड्रोजन। ओके, अ फैटी एसिड हैज कार्बोक्सिलिक वेट, अ फैटी एसिड हैज कार्बोक्सिल ग्रुप, ये जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, अटैच टू एन R ग्रुप। अभी वो R कुछ भी हो सकता है, कितने भी कार्बन, वो उसकी भी लिमिट है, कितने कार्बन हो सकते हैं? 1 to लेके 19। एक तो एक ही कार्बन रहेगा, या फिर 19 तक कार्बन रह सकते हैं। द R ग्रुप कुड बी मिथाइल, CH3 हो सकता है, इथाइल हो सकता है, और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स 1 to 19 कार्बन। ओके, फॉर एग्जाम्पल पामेटिक एसिड हैज 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। तो जो मैंने कार्बोक्सिल की आपको चेन बताई, ये जो कार्बोक्सिल का C है जिसपे OH और डबल बॉन्ड O लगा हुआ है,
ये कार्बन को मिला के अगर 16 कार्बन रहे चेन में, इसको बोलेंगे पामिटिक एसिड। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस में आया वाला है। देन आर्किडियोनिक एसिड, इसमें 20 कार्बन होते हैं मेन कार्बन को इंक्लूड करके, मतलब आर ग्रुप में कितने हो गए 19 कार्बन। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड या फिर अनसैचुरेटेड विद डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिसमें रहते हैं उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो ग्लिसरॉल जो मैंने आपको बताया उसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स है, OH OH OH। तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन क्योंकि 3 ही कार्बन है। मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ये दोनों मिलके लिपिड्स भी बनाते हैं। देखो हियर द फैटी एसिड्स आर फाउंड ईस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल। ईस्टरिफाइड किया गया, मैंने आपको बताया कि H2O कैसे रिमूव हुआ है। H2O रिमूव होता है और वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। दे कैन बी मोनोग्लिसराइड्स, मैंने आपको बताया। अगर देखो ये हमारा ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल पे 3 OH है, अगर एक ही OH से फैटी एसिड लग रहा है तो उसको बोलेंगे मोनोग्लिसराइड, तीनों से लगेगा तो उसको बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। These are also called fats and oils based on melting point. Oils have lower melting point, इनका oils का melting point कम होता है, तो ये कभी भी liquid में होता है। और कभी भी घी देखो, हमारा घी कभी भी ऐसे आपको solid form में दिखेगा, okay? And hence remain as oil in winters. Can you identify a fat? Some lipids have phosphorus and phosphorylated organic compounds in them. जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गई हमारी, तो उसमें हमें ये देखने मिलता है ना, हम जैसे बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, तो उसमें फॉस्फोरस होता है। These are phospholipids, यही बोला मैंने। They are found in cell membrane, ये भी बोला मैंने। Lecithin is one example. Some tissues, especially the neural tissue, have lipids with more complex structures. तो ये lipids का हमने देखा। Then है living organisms have number of carbon compounds in them. Heterocyclic rings can be found. देखो ये इसकी बात कर रहे हैं नाइट्रोजन बेसिस की। एडेनिन यहाँ पे दिया है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, ये 5 है नाइट्रोजन बेसिस। ये इनसे डीएनए का स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। तो ये नाइट्रोजन बेसिस व्हेन फाउंड अटैच टू शुगर, आपको मॉलिक्यूलर में पूरा डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर समझेगा, लेकिन यहाँ पे इतना देख लो, नाइट्रोजन बेस को, इन 5 में से कोई भी नाइट्रोजन बेस को हम शुगर से जोड़ दे, वो बन जाएंगे न्यूक्लियोसाइड। शुगर कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर या फिर राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज से जुड़ा तो वो डीएनए में जुड़ेगा, राइबोज शुगर से जुड़ा तो आरएनए में, ओके। इन दोनों में भी बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में, वो भी आपको मॉलिक्यूलर में पता चलेगा। इफ अ फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो फाउंड एस्टेरिफाइड टू शुगर, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अभी देखो ये हमारा नाइट्रोजन बेस है, शुगर से जोड़ दिया तो न्यूक्लियोसाइड बन गया। अभी ये हमारा न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड को अगर हमने फॉस्फोरस से जोड़ा, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया एक फॉस्फोरस, तो अभी ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। और ये जो न्यूक्लियोटाइड बना है, जिसमें एक नाइट्रोजन बेस, एक फॉस्फेट और एक शुगर है, ये हमारी डीएनए की बेसिक यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड्स। देखो एडेनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन और साइटिडिन, ये तीनों न्यूक्लियोसाइड्स है, मतलब इसमें सिर्फ शुगर जुड़ी है, नाइट्रोजन बेस और शुगर है। फॉस्फेट जोड़ने के बाद जब न्यूक्लियोटाइड बनते हैं तो उनके नाम क्या होंगे? एडेनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गोनाइलिक एसिड, यूरिडेलिक एसिड और साइटिडेलिक एसिड। ये 5 जो नाइट्रोजन बेस है ये आपको याद रखने हैं। और जैसे यूरासिल सिर्फ वो इसमें होता है आरएनए में, डीएनए में यूरासिल नहीं होता, थाइमीन होता है, और आरएनए में थाइमीन नहीं होता। तो वही न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। ये जो मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड बना के बताई, जिसमें फॉस्फेट है, शुगर है और नाइट्रोजन बेस है, ये एक यूनिट से बहुत सारा लंबी पॉलीमर बनेगा, उस पॉलीमर को बोलते हैं डीएनए, ओके। डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, ये पता है। नेक्स्ट देखो ये है ग्लूकोज, ये शुगर के स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं, ग्लूकोज, राइबोज, केमिस्ट्री में भी काम आएंगे ये तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनका। देन कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक ही होता है। फिर अमीनो एसिड का हमने देख लिया। फिर ये देखो फैट्स और ऑयल्स, अभी अभी हमने लिपिड पढ़ा। अभी देखो लिपिड, यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। जो मैंने ट्राइग्लिसराइड आपको बताया, ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर याद रखो। क्या बोला था मैंने? एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ये है हमारा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन पे हम क्या करेंगे? फैटी एसिड जोड़ देंगे। फैटी एसिड क्या होता है? COOH ग्रुप, उससे R की चेन जुड़ी हुई। ये है हमारा COOH ग्रुप, उससे R की चेन जुड़ी हुई, R1 दे दिया उसको नाम। सेकेंड वाले कार्बन पे भी ग्लिसरॉल के हमने सेम चीज परफॉर्म की, COOH ग्रुप जोड़ दिया, R की चेन।
और थर्ड कार्बन पे भी सेम चीज। और ऐसे कैसे जुड़ रहा है, इसको इस्टरिफाइड क्यों बोलते हैं, देखो क्योंकि H2O निकला और फिर वो ऐसे जुड़ गए, यहाँ पे ईस्टर बन रहा है इसलिए स्टेरॉइड बोला है। तो H2O निकल गया, इसका जो OH था और इसका H था, तो 2H और एक ऑक्सीजन निकल गया वाटर के फॉर्म में, राइट। नाउ ये देखो, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। देन फॉस्फोलिपिड, लेकाइटिन, ये स्ट्रक्चर्स कभी कभी डाल के पूछ लेते हैं तो आपको याद रखना चाहिए। और ये पामेटिक एसिड, COOH इधर वाला ग्रुप, ये इधर बीच में 14 कार्बन, और ये सिर्फ एक फैटी एसिड है, ओके, लिपिड नहीं है वो। नेक्स्ट है नाइट्रोजन बेसिस, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड। तीनों में क्या डिफरेंस है, अभी मैं ये 4th टाइम रिपीट कर रही हूँ, बट ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। नाइट्रोजन बेस लिया हमने पांचों में से कोई भी एक, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, पांचों में से एक नाइट्रोजन बेस ले लिया। इसको हमने शुगर जोड़ दी, शुगर जोड़ दी, अभी ये बन गया है न्यूक्लियोसाइड, ओके। अभी इस न्यूक्लियोसाइड में जिसमें शुगर है और नाइट्रोजन बेस है, इस पे हम जोड़ेंगे फॉस्फेट। हमने फॉस्फेट लगा दिया तो बन गया न्यूक्लियोटाइड, ये एक यूनिट बन गई पूरी न्यूक्लियोटाइड। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके DNA या फिर RNA बनाएंगे, जो है हमारे न्यूक्लिक एसिड्स। होप आपको यहाँ तक क्लियर है। एडेनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन्स है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल ये तीनों पिरिमिडिन्स है। तो आपको ये याद रखना है, 2 प्यूरिन्स 3 पिरिमिडिन्स। बाकी तो कुछ नहीं, यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, आप देख लेना एक बार। ये डबल रिंग का है, एडेनिन, ग्वानिन। बाकी तीनों जो होते हैं साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, पिरिमिडिन्स सिंगल रिंग के होते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो देखो, the most exciting aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds, उनको isolate करना, small and big, from living organisms, determining their structure, उनका स्ट्रक्चर पता करना, and if possible synthesizing them, मतलब उनको प्रोड्यूस करना। If one were to make list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds including amino acids। ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो चैप्टर का नाम है, अमीनो एसिड्स, शुगर्स, फॉर रीजन, एक सेकेंड, यहाँ पे बहुत वायर है, अरे यार, हाँ, for reasons that are given in section 9.10 we can call these biomolecules as metabolites। देखो, मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो मेटाबॉलिज्म करते हैं, मेटाबॉलिज्म में उनका पार्ट होता है, उसको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। इन एनिमल टिश्यू वन नोटिसेस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड शोन इन फिगर 9.1 टेबल है शायद वो। दीज आर ऑल कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो इन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोला जाता है। प्राइमरी मतलब ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के होते हैं, ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है, इनके बिना मेन फंक्शंस रुक सकते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। मेन मेटाबॉलिज्म में इनका पार्ट होगा। हाउएवर व्हेन वन एनालाइजेस प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स, वन वुड सी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड अदर देन दीस कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जैसे अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सेंट्स, गम, स्पाइसेस, ये सारी चीजें क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट में डाल देंगे इनको हम। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, व्हाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल functions and play roles in normal physiological processes। वही बोला मैंने, प्राइमरी वाले नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में उनका रोल होता है, उनकी एब्सेंस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होंगी, वो क्या काम करते हैं वो हमें पता है, राइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जैक्ट एग्जिस्टेंस का, उनके पर्पस क्या है वो हमें नहीं पता, तो वही बोला यहाँ पे, वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल और फंक्शंस ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स। However, many of them are useful to human welfare। यहाँ पे हमारे फायदे की बात, तो वो जिस ऑर्गेनिज्म से वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमें मिल रहा है, उसके क्या काम का है तो हमें पता ही नहीं। जैसे ट्री से गम निकलता है, राइट, तो उसके क्या काम का है वो नहीं पता, लेकिन हमारे काम का सब कुछ है, स्पाइसेस एंड ऑल, गम, ये सारी चीजें, सेंट, ये सब हम ले लेते हैं। तो जैसे देखो, रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट एंड पिगमेंट्स। पिगमेंट्स हम हमारी हमारी जिंदगी में कलर भरने के लिए पिगमेंट्स ह्यूमंस ले लेते हैं यूज करने के लिए। देन रबर ले लेते हैं हम बहुत सारी चीजें ले लेते हैं। तो जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आता है वो लाइक ऑलमोस्ट
ह्यूमन ही उसका यूज करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म में उसका क्या काम है पता नहीं. Some secondary metabolites have ecological importance. In the later chapter and years you will learn about this. तो देखो कोई कोई उनका इकोलॉजिकल भी इंपॉर्टेंस होता है उनके प्रेजेंस का. देन देखो ये सारे हैं सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. अभी इसमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है लेक्टिन्स, कॉनकैनावालिन ए, कॉनकैल्विन, वॉटेवर, ये जो भी है. तो ये पूछा जाता है बहुत बार, तो ये आप याद रखना. और बाकी ये भी सारे देखो ये पिगमेंट्स है, कौन से कैरेटेनॉइड्स, एंथोसायनिन्स, फिर अल्कलॉइड्स है, मॉर्फिन, कोडीन, टर्पिनॉइड्स है, मोनोटर्पिन्स, डायटर्पिन्स, एसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स, अर्बिन रिसिन, ड्रग्स, विनब्लास्टिन, कुकुरमिन, कुरकुमिन, यही राइट है, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबर गम एंड सेल्यूलोज. देन बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स. अभी हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है तो अभी ध्यान में रखो. हाँ, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स. There is one feature common to all those compounds found in acid soluble pool. Acid soluble pool मतलब हमारा फिल्टरेट. फिल्टरेट मतलब जो छन के नीचे बचा है, छन्नी में नहीं. ओके. They have molecular weight ranging from 18 to 800 डाल्टन्स. तो इनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच में होता है. और 1000 डाल्टन जो एक्सीड कर जाता है वो आता है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में. तो वो किस में बचेगा, वो छन्नी में बचने वाला है. और ये जो फिल्टर रेट में आ गया इनका 18 से लेके 800 डाल्टन तक होगा. द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जो ऊपर छन्नी में बचा है इनसॉल्युबल मतलब प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड और लिपिड्स. ये सारी चीजें हमें ऊपर मिलेगी बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में. दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स have molecular weights in the range of 10,000 daltons and above. अभी देखो ये जितने भी हमने बात की है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड, लिपिड्स को छोड़ के, लिपिड्स का बहुत अलग सीन है, लिपिड ने स्कैम करके रखा है, वो हम बाद में पढ़ेंगे. तो ये जो तीनों हैं ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स है, ये बड़े मॉलिक्यूल्स है और इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा है इन सबका. ओके. और ये लिपिड एक्सेप्शन है, तो आपको याद रखना है लिपिड बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है. एनसीईआरटी की लाइन है कि लिपिड इज नॉट अ बायोमैक्रोमोलिक्यूल, लेकिन तो भी वो रिटेंटेट में आएगा. ओके. तो ये एक्सेप्शन याद रखो. फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स दैट इज केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप. वन विच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन, जिसका 1000 डाल्टन से कम है मॉलिक्यूलर वेट, वो आएगा बायो माइक्रोमोलिक्यूल में, और बाकी बड़े वाले बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में. while those found in acid insoluble fraction मतलब जो उसमें छन्नी में are called biomacromolecules. The molecules in the insoluble fraction with exception of lipids are polymeric substances. बाकी सारे polymeric थे, proteins, ये सारी चीजें सारे polymeric थे, वो बड़े बड़े थे इसलिए वो उसमें आ रहे थे retentate में. Then why do lipids whose molecular weight do not exceed 800 come under acid insoluble fraction? lipids इनके साथ क्यों है? Lipids are indeed small molecular weight compound and are present not only as such but also arranged into structures like cell membrane and other membranes. तो लिपिड मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में भी होता है ना, आपको पता होगा सेल मेम्ब्रेन हमारी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है. सेल मेम्ब्रेन में जो टेल्स होती है फॉस्फोलिपिड की हमने देखी थी, तो वो टेल्स होती है हाइड्रोफोबिक. उन टेल्स को एक्सटर्नल एनवायरमेंट से और वाटर से डर लगता है, तो वो अपने को प्रोटेक्ट करके ऐसे अंदर वाली साइड होती है. ये भी एक रीजन है. देखो व्हेन वी ग्राइंड द टिश्यू, हमने ग्राइंड किया, वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर. सेल को हम तोड़ रहे हैं ऑब्वियसली. सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस. जितनी भी मेम्ब्रेन्स है, और मेनली तो वो सेल की खुद की मेम्ब्रेन, वो भी टूट जाएंगे पीसेस में. अभी उस मेम्ब्रेन में देखो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपने देखा होगा, अभी उस मेम्ब्रेन में ये ऐसी होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे हेड्स है और अंदर हाइड्रोफोबिक टेल है, और ऐसी पूरी मेम्ब्रेन होती है. ओके. अभी ये मेम्ब्रेन्स भी टूट रही है, तो ये है हमारी टेल्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आएगी, राइट, एंड फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल. तो ये ऐसी वेसिकल्स बना लेते हैं जो सॉल्युबल ही नहीं है. ये जितना भी हमारा लिपिड है वो ऐसे वेसिकल्स बना लेते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, वाटर इनसॉल्युबल है, तो रिटेंटेट में बच जाएगा ना, और बाकी सब कुछ फिल्ट्रेट में आ जाएगा. तो ये एक रीजन है कि ये ऊपर ही रह जाते हैं वेट कम होने के
बावजूद भी। देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ये मेम्ब्रेन के जो टुकड़े हैं, मेम्ब्रेन के टुकड़े पड़े हैं, वो टुकड़े भी छोटी छोटी वेसिकल्स बना ले रहे हैं, सेपरेटेड along with the acid insoluble pool and hence in the macromolecular fraction. Lipids are not strictly macromolecules. These are not strictly macromolecules. तो ये याद रखना. The acid soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition. तो देखो जो साइटोप्लाज्म का composition होता है मैट्रिक्स का, उस तो वो एसिड सॉल्युबल पूल में आएगा, और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऊपर हमें रिटन डेट में बचे फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स बिकम एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो इनसॉल्युबल में कौन से बचेंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स जो भी साइटोप्लाज्म में होंगे और ऑर्गेनल्स में। Together they represent entire chemical composition of living tissues और organisms। तो वो retentate, filtrate पूरा मिला के represent करते हैं एक living organism का composition। In summary, if we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view and arrange them class-wise, we observe that water is the most abundant chemical in living organisms। इसको highlight। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है, देखो वाटर सबसे ज्यादा है, 70 to 90% होता है। प्रोटीन्स 10 to 15, कार्बोहाइड्रेट्स 3, लिपिड्स 2, न्यूक्लिक एसिड्स 5 to 7। तो ये लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा है। आयंस 1%। यहाँ पे सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस, प्रोटीन्स दे रखे हैं, उनके फंक्शंस दे रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाला अभी लाइक पूरा चैप्टर एक तरफ और ये वाला क्वेश्चन एक तरफ, अभी छाप लो दिमाग में। GLUT4, GLUT4 इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। तो इसका काम क्या है? ये प्रोटीन का ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनेबल करना सेल्स में। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मत भूलना। देन रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, हॉर्मोन्स, यहाँ पे भी प्रोटीन्स होते हैं। देन एंटीबॉडीज होती है। प्रोटीन्स बहुत सारे फॉर्म में प्रेजेंट है, तो एंजाइम्स भी लाइक प्रोटीन से बने होते हैं। देन एंटीबॉडी देखो, फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट्स, तो एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स की बनी होती है। इंसुलिन, ये एक हार्मोन है, हार्मोन्स भी प्रोटीन्स के बने हैं। ट्रिप्सिन, ये एंजाइम है, ये हमारे स्टमक में होती है। और कोलेजन, इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस, तो ये भी एक प्रोटीन ही है। नेक्स्ट भी है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, पता है पॉलीपेप्टाइड, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये भी याद रखना। They are linear chains of amino acids linked by peptide bonds as shown in 9.3, वो फोटो देखनी पड़ेगी। Each protein is a polymer of amino acids as there are 20 types of amino acids: alanine, cysteine, proline, tryptophan, lysine। ये अमीनो एसिड के नाम दे रखे हैं, 20 होते हैं। अ प्रोटीन इज हेटेरोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि कभी भी प्रोटीन होमोपॉलीमर नहीं होएगा। ऐसा नहीं कि चलो हमने अमीनो एसिड लिया एलेनिन, सारे एलेनिन एक साथ जोड़ दिए और बोली प्रोटीन चेन, ऐसा नहीं होता है। प्रोटीन की चेन में अलग अलग अमीनो एसिड्स है ना, इंपॉर्टेंट है, हेट्रोपॉलीमर होता है। और हाँ, स्टार्ट कभी भी मीथियोनिन से होता है। देन है होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग n number of times। ये होमोपॉलीमर की डेफिनेशन है। This information about amino acid content is important as later in your nutrition lessons you will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet। देखो दो टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, एक तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। जो नॉन इसेंशियल है वो हमारी बॉडी खुद बना रही है, ओके। जो इसेंशियल होते हैं वो हमें हमारी डाइट से लेने पड़ते हैं, बाहर से, okay। Hence dietary proteins are source of essential amino acids। Therefore amino acids can be essential or non-essential। The latter are those which our body can make। मैंने बोला कि non-essential वाले हमारी बॉडी खुद बना सकती है, while we get essential amino acids through our diet or food। Proteins carry out many functions in living organisms। Some transport nutrients across cell membrane। इसमें भी proteins काम आते हैं, like protein के channels होते हैं, वो भी हमने देखा था। Some fight infectious organisms, some are hormones, some are enzymes। हमने अभी अभी टेबल में देखा प्रोटीन क्या क्या नहीं, हर जगह बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रोटीन के बने होते हैं। कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें पता ही होगा आपको कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे कितने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। और रिबुलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजीनेज, ये आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पता चलेगा। इसके बाद ये वाली यूनिट होएगी, इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी वाली ही यूनिट है। तो
उसमें आपको पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। तो ये होता है रुबिस्को इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। सबसे ज्यादा पूरे बायोस्फीयर में कुछ अबंडेंट है तो वो है रुबिस्को। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स मतलब शुगर्स। The acid insoluble pellet also has polysaccharides, carbohydrates as another class of macromolecules. ये भी हमें insoluble में मिलेंगे। Polysaccharides are long chains of sugars. They are thread literally a cotton thread containing different monosaccharide as building blocks. तो इनमें ऐसे क्या होता है कि मोनोसेक्राइड्स होती है मतलब शुगर्स, और फिर वो बहुत सारी शुगर्स मिलकर पॉलीसेक्राइड्स बनाती है। आपको ये भी याद रखना है, डाइजेशन में दे रखे थे डाइसेक्राइड्स एंड ऑल। जैसे फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलके सक्रोज बनता है तो वैसे तो इसमें मोनोसैक्राइड यूनिट्स होती है और बहुत बड़ी बड़ी चेन्स बनाती है पॉलीसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स भी होते हैं, वो देखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज इज पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड्स कंसिस्टिंग ओनली ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड ग्लूकोज। तो कंटिन्यूअसली ग्लूकोज की चेन होती है, उसको बोलते हैं सेल्यूलोज। ये हमें वॉल्स में देखने मिलता है। ये एक होमोपॉलीमर है क्योंकि इसमें सिर्फ ग्लूकोज प्रेजेंट है एज अ मोनोसेक्राइड यूनिट। Starch is a variant of this but present at storehouse of energy in plant tissues. Animals have another variant as glycogen, मतलब हम glycogen के रूप में स्टोर करते हैं फूड को। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ये आपको बात याद रखनी है, इनुलिन और इंसुलिन अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज मत करना। और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि विच इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, तो इनुलिन। इनुलिन की मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है, फ्रक्टोज। In polysaccharide chain, say glycogen, right end is called reducing end and left end is called non-reducing end. तो आपको sugars में याद रखना है right end reducing end, left end non-reducing end. It has branches as shown in the form of cartoon. फोटो में दिया होगा। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। तो देखो ये हेलिकल अलग अलग सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये आयोडीन को होल्ड कर सकता है। इन फैक्ट स्टार्च कैन होल्ड आयोडो मॉलिक्यूल्स इन हेलिकल पोर्शन। तो वो वहाँ पे आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकते हैं और इसको बोलते हैं, जो ब्लू कलर आता है ये स्टार्च में आएगा। सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलाइसिस। अभी देखो सेम चीज, स्टार्च हेलाइसिस बना सकती है लेकिन सेल्यूलोज नहीं बना सकता। तो सेल्यूलोज I2 होल्ड भी नहीं कर सकता, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन, बता रखा है आपको। ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये वाला जो ब्रांचिंग वाला एरिया है आपको जूम आउट करके बताया कि ऐसे ऐसे ब्रांच निकल रही है यहाँ से। ओके, प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर्स आर सेल्यूलोसिक। जो पेपर्स भी बनते हैं वो भी सेल्यूलोसिक होते हैं क्योंकि प्लांट के पल्प से बने हैं। और देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स इन नेचर, और भी कॉम्प्लेक्स है। दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स, ग्लूकोसेमाइन, एन एसेटाइल गैलेक्टोसेमाइन। ये याद रखना है आपको, केमिस्ट्री में समझेंगे। एक्सोस्केलेटन्स ऑफ अर्थ्रोपोड्स फॉर एग्जांपल हैव कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड कॉल्ड काइटिन। तो ये देखो, एक काइटिन एक शुगर है पॉलीसेक्राइड और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ये हमें एक्सोस्केलेटन्स में देखने मिलेंगी अर्थ्रोपोड्स के। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स। तो ये होमोपॉलीमर्स होती है, सेम ही टाइप के मोनोमर यूनिट से बनी होंगी। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड्स, मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल। देखो, the other type of macromolecule that one would find in acid insoluble fraction written date में न्यूक्लिक एसिड भी मिलेगा। These are polynucleotides। मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड क्या होता है 4 बार बता दिया, उससे बनती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। Together with polysaccharides and polypeptides, these comprise true macromolecular fraction of any living tissue। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल वाला पोर्शन है उसमें मेनली क्या आता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स मतलब शुगर। ये सब मिलके बनाते हैं मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और एनी लिविंग सेल। फॉर न्यूक्लिक एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड। अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। कौन से 3 कंपोनेंट्स आपको पता है, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, शुगर। वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब हमारा नाइट्रोजन बेस। द सेकेंड इज मोनोसेक्राइड, मतलब हमारा शुगर। एंड द थर्ड इज फॉस्फेरिक एसिड और फॉस्फेट। आपको पूरा स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर में अच्छे से समझ आएगा। As you notice in figure 9.1, the heterocyclic compound in nucleic acid are nitrogenous bases named। ये पार्ट होते हैं, बताया था। Adenine, guanine are substituted purines while rest are substituted pyrimidines। तो ये याद रखना, purines and pyrimidines। The skeletal heterocyclic ring
is called purine and pyrimidine respectively. उस रिंग को बोला जाता है. The sugar found in polynucleotides is either ribose or monosaccharide pentose. तो राइबोज होगी नहीं तो फिर डीऑक्सीराइबोज होगी. और 2-deoxyribose. A nucleic acid containing deoxyribose is called deoxyribose nucleic acid DNA. और दूसरे राइबोज वाले को बोलते हैं आरएनए. स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से डिटेल में मॉलिक्यूलर में समझेंगे. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. Proteins, as mentioned earlier, are heteropolymers containing strings of amino acids. तो ये heteropolymers होते हैं बताया था. Structure of molecules means different things in different contexts. In inorganic chemistry, the structure invariably refers to molecular formulae. तो molecular formulae का structure बोला जाता है inorganic में, लेकिन organic में chemists always write two-dimensional wave of molecules while representing structure of molecules. 2-dimensional views होते हैं. देखो एग्जाम्पल हो गया बेंजीन, नैफ्थलीन. फिजिसिस्ट conjure up 3-dimensional views of molecular structures. फिजिसिस्ट 3 dimension, लेकिन हम जो बायोलॉजिस्ट है ये प्रोटीन स्ट्रक्चर को 4 लेवल पे डिवाइड कर रहे हैं. देखो सबसे पहले तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड की चेन, बस ऐसी चेन. ओके देखो प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज लाइन, लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमीनो एसिड, राइट हैंड रिप्रेजेंटेड बाय लास्ट अमीनो एसिड. ये हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. एक लाइन के जैसा होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर. फिर द फर्स्ट अमीनो एसिड, ये याद रखना है आपको, इज कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड. फर्स्ट जो एंड होता है, और लास्ट एंड को बोला जाता है सी टर्मिनल अमीनो एसिड. A protein thread does not exist throughout as extended rigid rod. ये ऐसे रॉड के जैसे प्रेजेंट नहीं होता. The thread is folded in the form of helix. ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में फोल्ड होता है थ्रेड. रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, ऐसे बोलता हूँ जैसे डीएनए का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, स्टेयरकेस रिवॉल्विंग सीढ़ियों जैसे लगता है वैसे. Of course, only some portions of protein thread are arranged in the form of helix. पूरा भी प्रोटीन थ्रेड ऐसे हेलिक्स में नहीं है, कोई कोई पोर्शन ही है, तो उस पोर्शन को वहां पे बोला जाता है इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर. इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलाइसेस आर ऑब्जर्व. अदर रीजन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स, व्हाट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो अलग अलग फॉर्म्स में इसको मोड़ दिया जाता है स्ट्रेट लाइन को, उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर. देन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला addition, the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball. woolen ball देखा है कभी आपने? तो वैसे प्रोटीन उतना ज्यादा खुद पे ही फोल्ड हो जाता है, उसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर. और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर आपको एंजाइम्स में भी देखने मिलेगा, और ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है. एंजाइम्स में प्रोटीन्स का टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है. ओके ये टर्शियरी स्ट्रक्चर एंजाइम्स में ऐसा होता है कि एक इसमें जगह प्रेजेंट होती है, ऐसे छोटा सा क्लेफ्ट जैसे प्रेजेंट होगा, उसके अंदर सबस्ट्रेट बैठेगा. तो एंजाइम्स इस लेसन के एंड में देखेंगे अपन, लेकिन वही दिस गिव्स अस 3-dimensional view of protein. Tertiary structure is absolutely necessary for many biological activities of proteins. तो टर्शियरी स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स में होता है और बहुत सारी जगह होता है. तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर हमारे लिए सबसे ज्यादा काम की चीज है. Then some proteins are an assembly of more than one polypeptide or subunits. तो more than one polypeptides and all रहा, तो ये बन जाएगा हमारा quaternary structure. देखो the manner in which these individual polypeptide or subunits are arranged with respect to each other, linear string, spheres arranged ones upon each other in the form of cube or plate, is the architecture of protein, otherwise called the quaternary structure of protein. अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट्स. अभी देखो ये हीमोग्लोबिन में भी 4 यूनिट्स होती है. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करेगा, इसमें 4 सब यूनिट से 4 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड से हीमोग्लोबिन बना है. तो ये भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में है. 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. 2 तो सेम है, 2 अल्फा होती है 2 बीटा. Hence 2 subunits of alpha type, 2 subunits of beta type together constitute human hemoglobin. Next ये देखो, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी ऐसे अल्फा हेलिक्स, ये बीटा प्लेटेड शीट. तो ये ऐसे प्लेट्स के जैसे होती है, और ये देखो ये ऐसे स्टेयरकेस के जैसी है. देन टर्शियरी स्ट्रक्चर ये ऐसे होता है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ऐसे 2 यूनिट्स है. देखो यहाँ पे 1 यूनिट है, यहाँ पे 1 यूनिट. हीमोग्लोबिन में ऐसी 4 यूनिट्स प्रेजेंट होंगी. नेक्स्ट देखो नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर. तो बॉन्ड लिंकिंग का बोल तो कौन सा बॉन्ड कैसे लिंक होता है. हमने देखा कि प्रोटीन का बॉन्ड
पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये पूरा रीड करते हैं। इन अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड which is formed when carboxyl group of one amino acid reacts with amino group of the next amino acid with elimination of water meeting। मैंने बोला था वाटर का एलिमिनेशन होता है, वही प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन से ये बॉन्ड बनते हैं। फिर ये देखो, एक है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये पॉलीसेक्राइड्स में प्रेजेंट होता है, मतलब शुगर्स में। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय, ये भी डिहाइड्रेशन से बनता है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू कार्बन एटम्स ऑफ एडजेसेंट मोनोसेक्राइड्स। देखो हमने शुगर्स देखा, प्रोटीन्स देखा। प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड है, शुगर्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और दोनों बॉन्ड्स डिहाइड्रेशन से बन रहे हैं। अभी न्यूक्लिक एसिड्स में देखो, एसिड ऑफ फॉस्फेट मीथी लिंक्स थर्ड कार्बन ऑफ वन शुगर, एक शुगर मॉलिक्यूल का जो थर्ड कार्बन है न्यूक्लियोटाइड में, to the fifth carbon of sugar of succeeding nucleotide. The bond between phosphate and hydroxyl group of sugar is an ester bond। ईस्टर बॉन्ड होता है और वो दोनों साइड प्रेजेंट होता है, इसके लिए इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखो यहाँ पे लिखा है, as there is one such ester bond on the either side, it is called phosphodiester bond। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये बॉन्ड होता है। ये आपको ना, देखो आपको ये यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ रहा होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर में पूरा स्ट्रक्चर वाइज, लाइक कौन सा बॉन्ड कहाँ पे होता है वो अच्छे से आपको मॉलिक्यूलर में समझेगा। पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर, पूरे न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, शुगर, सब कुछ कैसे लिंक होता है वो आपको मॉलिक्यूलर में समझेगा। न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय डीएनए इज फेमस वाटसन क्रिक मॉडल। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? ये हमारा डीएनए हो गया, उसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया तो हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वाटसन और क्रिक ने दिया था कि स्टेयरकेस जैसा डीएनए ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में हो जाता है। दिस मॉडल सेज डीएनए एग्जिस्ट एज डबल हेलिक्स, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटी पैरेलल। मतलब देखो, एक स्ट्रैंड शुरू हो रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम तक, तो दूसरा स्ट्रैंड होगा 3 प्राइम से यहाँ से 5 प्राइम तक। तो एक स्ट्रैंड इधर जा रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड इधर जा रहा होता है, ऐसे। इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल, रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। The backbone is formed by sugar phosphate sugar chain. The nitrogen bases are projected more or less perpendicular to this backbone। मतलब देखो, ये बैकबोन है ना, शुगर की होती है और फॉस्फेट की होती है, और नाइट्रोजन बेसेस ऐसे अंदर होते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गए। A and G of one strand compulsory base pairs with, ये A और G क्या है? एडेनिन और गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन से पेयर करते हैं, मतलब एडेनिन थाइमिन से, गुआनिन साइटोसिन से। ओके, ये डीएनए में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन और थाइमिन। अभी एडेनिन और थाइमिन ऐसे जुड़े हैं, ऐसे देखो, ये है एडेनिन, ये है थाइमिन, इनके बीच में 1 और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और ये है गुआनिन और वेट, ये है गुआनिन और ये है साइटोसिन, इनके बीच में 1 2 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। Each step of ascent is represented by pair of bases। bases के pairs होते हैं ऐसे, जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर में। At each step of ascent the stand turns 36 डिग्री। तो ऐसे जो स्टैंड घूमता है हर इस पे, हर एक जो राउंड है वो 36 डिग्री होता है। One full turn of helical strand would involve 10 steps और 10 bends। तो एक जो टर्न है पूरा डीएनए का, आपको वो स्ट्रक्चर में समझेगा, एक टर्न पूरा 10 बेस पेयर्स होल्ड करता है। ओके, मतलब 10 ऐसे बेस पेयर्स आएंगे उसमें। अटेम्प्ट ड्रॉइंग अ लाइन डायग्राम, द पिच वुड बी 34 एंगस्ट्रॉम। जो पिच होती है, पिच क्या होता है? ये अगर सपोज, अभी आपको कैसे बताऊं, पिच मतलब सपोज ये हमारा डीएनए है, ऐसे फोल्ड हुआ हुआ, एक फोल्ड जो होता है पूरा, एक फोल्ड डीएनए का, उसका लेंथ क्या है? तो वो हो गया हमारा पिच। वो पिच होता है 34 एंगस्ट्रॉम। The rise per base pair would be 3.4 एंगस्ट्रॉम। अभी पूरा अगर 34 एंगस्ट्रॉम का है, एक इसका पूरा, और एक इसमें कितने बेस पेयर्स आ रहे हैं हमारे? 10। तो पूरे 34 को हमने 10 से डिवाइड किया तो क्या आया? 3.4। तो हर 2 बेस पेयर्स के बीच में कितना होगा? 3.4। This forms DNA with the above mentioned salient features BDNA। ये हमारा BDNA है। In higher classes you will be told that there are more than dozen forms of DNA named after English alphabets with unique structural features। तो बहुत सारे DNA होते हैं, वो आपको आगे पता चलेंगे। देखो, ये DNA का स्ट्रक्चर आपको जूम इन करके बताया है। थाइमिन और एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये हमारी शुगर्स है। बाकी आपको मॉलिक्यूलर में तो ये पूरा ही स्ट्रक्चर अच्छे से समझ जाएगा। डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखो, हमारी बॉडी, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेटाबॉलिज्म मतलब कंटिन्यूअसली कोई ना कोई कंपाउंड अपना फॉर्म चेंज करता है, ये कंपाउंड किसी और कंपाउंड में बन गया, फिर ऐसे ही एनर्जी ट्रांसफर भी ऐसे ही होता है ना कि कंटिन्यूअसली एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सेम मेटाबॉलिज्म में कंपाउंड टूटते हैं, बनते हैं, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूअसली चालू है। इसको डायनेमिक स्टेट बोलेंगे। कंटिन्यूस यहाँ पे मूवमेंट्स देखने मिल रहे हैं हमें, राइट। ये जो डायनेमिक स्टेट है ये बॉडी को जिंदा रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सेल जिंदा क्यों होता है? क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म कर रहा है, उसमें चीजें बन रही है, टूट रही है, बॉडी के फंक्शंस हो रहे हैं प्रॉपरली। तो ये मेटाबॉलिज्म हमारी लाइफ को रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ इज दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट सिंपल बैक्टीरियल सेल, प्रोटोजोआ या फिर प्लांट और एनिमल, कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमने पढ़ लिया, thousands of organic compounds present है। These compounds or biomolecules are present in certain concentration expressed as moles, cell moles। तो ये सारी concentrations में वो present होते हैं। One of the greatest discovery ever made was observation that all these biomolecules have a turnover। सब biomolecules का turnover होता है, वो दूसरे form में convert हो जाते हैं। This means that they are constantly being changed into some other biomolecules and also made from some other biomolecules। तो वो किसी और से बने हैं और वो किसी और form में convert होने वाले हैं। Okay, this breaking and making through chemical reactions constantly occurring in living organisms। Together all these chemical reactions are metabolism। ये सारी जितनी भी chemical reactions है ये ही metabolism होती है और ये बॉडी को जिंदा रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Each of the metabolic reactions result in transformation of biomolecules। A few examples of such metabolic reactions are, देखो examples देखो, removal of CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड्स मेकिंग एन अमीनो एसिड इनटू अमीन। हमने CO2 ही निकाल दिया, वो जो हमारा स्ट्रक्चर था COOH उसमें से CO2 निकाल दिया, राइट। तो मेकिंग अमीनो एसिड इनटू अमीन बना दिया। रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन अ डाइसैकेराइड, ये सारे रिएक्शंस है। तो ये भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, उनमें ही आते हैं ये सब। वी कैन लिस्ट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सच एग्जाम्पल्स। इतने सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे, कुछ भी करो एक रिएक्शन काइंड ऑफ थिंग ये वो। मेजॉरिटी ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस डू नॉट अकर इन आइसोलेशन बट आर ऑलवेज लिंक्ड टू सम अदर रिएक्शन। ये जो भी रिएक्शन है, एक भी कंपाउंड में जो भी चेंज आ रहा है वो इंडिविजुअल नहीं है, वो किसी न किसी से लिंक्ड है। इन अदर वर्ड्स, metabolites are converted into each other in a series of linked reactions called metabolic pathways। These metabolic pathways are similar to automobile traffic in a city। जैसे गाड़ियों का ट्रैफिक होता है वो वैसे ही चालू है, एक कंपाउंड इधर जा रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। Okay, these pathways are either linear or circular। These pathways crisscross each other। There are traffic junctions, सब कुछ होता है इनमें। Flow of metabolites through metabolic pathway has definite rate and direction like automobile traffic। rate होता है, proper direction होती है, वही direction में जाते हैं, like random कुछ नहीं चल रहा। This metabolite flow is called dynamic state of body constituent। What is most important is that this interlinked metabolic traffic is very smooth and without a single reported mishap for healthy conditions। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारी चीजें एकदम प्रॉपरली हो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। Another feature of these metabolic reactions is that every chemical reaction is catalyzed reaction। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक रिएक्शन कैटेलाइज्ड है। कैटेलिस्ट मतलब कैटलिस्ट के सिवा यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा, क्योंकि उसके बिना लाइक जन्म लग जाएंगे कोई भी रिएक्शन कराने में, हमें कैटलिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, देयर इज नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम्स। इवन CO2 dissolving in water, a physical process is catalyzed reaction in living systems। लिविंग सिस्टम्स में छोटी छोटी भी रिएक्शंस कैटेलाइज्ड होती है। ओके, the catalyst which has in the rate of given metabolic conversion are also proteins। catalysts भी proteins होते हैं। these proteins with catalytic power are named enzymes। तो अभी enzyme शुरू होगा इसके बाद। नेक्स्ट है enzymes। देखो enzymes क्या होते हैं, कोई भी प्रोसेस जो होती है बायोलॉजिकल सिस्टम में, हर एक प्रोसेस कैटेलाइज्ड होती है। अभी ये कैटेलाइज्ड क्या होता है, मतलब कैटेलिस्ट होता क्या है, कोई भी काम हो रहा है, कोई भी प्रोसेस हो रही है, एक ये है रिएक्टेंट्स, इससे प्रोडक्ट बनेगा, कोई भी रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को फास्ट करने का काम और इनहैंस करने का काम होता है एंजाइम्स का, कैटलिस्ट का बेसिकली। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शंस फास्ट कर देते हैं, उनका रेट बढ़ा देते हैं। एंजाइम्स का भी वही काम है, जैसे कोई भी एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, तो वो एंजाइम्स का काम है। एंजाइम्स करती है, ऐसे सबस्ट्रेट लेती है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, तो वो कैसे होता है वो सारा हम देखेंगे। एंजाइम्स रिएक्शंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली सारी रिएक्शंस
कैटेलाइज्ड होती है, मतलब उसमें कोई ना कोई एंजाइम्स होंगी या फिर कोई ना कोई कैटेलिस्ट होगा ही। उसके अलावा लाइक उसके बिना फूड, अभी जैसे हम फूड को, हम जो खाना खाते हैं वो फूड भी डाइजेस्ट होने के लिए हमारे स्टमक में एंजाइम्स होती है। अगर वो एंजाइम्स नहीं होंगी ना तो वी वोंट बी एबल टू डाइजेस्ट, जो हम खाते हैं वो भी हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सारी एंजाइम्स प्रोटीन होती है। और अभी यहाँ पे मैं आपको बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार मुझे तो ये क्वेश्चन आया था, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, नॉट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सारी एंजाइम्स प्रोटीन्स नहीं होती, 99% एंजाइम्स प्रोटीन्स होती है, इसलिए उसको ऑलमोस्ट बोला है। ये क्वेश्चन आया था और वहां पे ऐसे लिख के दिया था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, और मैंने राइट कर दिया, और बट था कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सारी नहीं होती। तो ये भी बात याद रखना, एनसीईआरटी छोटी छोटी बातों पे से भी आपको ट्रिक कर सकती है। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड भी एंजाइम के जैसे बिहेव करते हैं, दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। राइबोजाइम्स ऐसे न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम्स के जैसे बिहेव करते हैं, इसलिए उसको बोला गया है राइबोजाइम। One can depict an enzyme by line diagram. An enzyme, like any protein, has primary structure. Enzymes में भी primary structure होता है, amino acid sequence of protein. An enzyme, like any protein, has secondary और tertiary structures भी होता है. When you look at tertiary structure, you will notice that backbone of protein chain folds upon itself. The chain crisscross itself and hence many crevices or pockets are made. Crevices या फिर ऐसे pocket जैसी चीज बन जाती है जिसमें हमारा जिसको एक्टिव साइट बोलते हैं, वहां पे सारा रिएक्शन होगा। वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ क्रिवाइस और पॉकेट into which substrate fits. यहाँ पे substrate बैठेगा। Those enzymes through their active site catalyze reactions at higher rate. Enzyme catalysts differ from inorganic catalysts in many ways. देखो inorganic catalysts अलग होते हैं, enzymes इनसे बहुत ज्यादा अलग होती है। देखो, but one major difference needs mention. Inorganic catalysts work efficiently at high temperature and high pressures. देखो, बायोलॉजी में आपको ये चीज बहुत ज्यादा याद रखनी है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एंजाइम में डिफरेंस क्या है। एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स बनी है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं, मतलब प्रोटीन्स टूट जाते हैं, इसलिए ये जो एंजाइम्स है वो हायर टेम्परेचर पे वर्क नहीं करती। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हायर टेम्परेचर पे अच्छा वर्क करते हैं, तो ये मेजर डिफरेंस है। हाँ देखो, 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एंजाइम्स हमारी टूट जाएगी, डैमेज हो जाएगी। However, enzyme isolated from organisms who normally live under extremely high temperatures. Example, hot vents or sulfur springs are stable to retain their catalytic power even at high temperatures up to 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें इतना ही बोला है कि नॉर्मली एंजाइम्स डीनेचर हो जाती है हाई टेम्परेचर पे, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म से अगर हमने एंजाइम निकाली हो जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रहता है, तो लाइक वैसी एंजाइम्स को हाई टेम्परेचर की आदत होती है और वो वर्क कर सकती है 90 डिग्री 80 डिग्री इतने ज्यादा टेम्परेचर पे भी। थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स मतलब एकदम एक्सट्रीमली गर्म जगह पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस। देखो, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल कंपाउंड अंडरगो टू टाइप ऑफ चेंजेस। एक तो फिजिकल चेंज होगा विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड्स, एक तो फिजिकल चेंज होगा लाइक सिंपली शेप में चेंज विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, और इसको बोलेंगे फिजिकल प्रोसेस। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर चेंज हो गया, जैसे आइस से वाटर बन गया, वो वाला। व्हेन वाटर बिकम्स वेपर, वो भी। दीज आर फिजिकल प्रोसेसेस। लेकिन केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, however when bonds are broken and new bonds are formed, लिटरली बॉन्ड ही टूट रहे हैं दो एलिमेंट्स के बीच में के, और फिर से लाइक अलग बॉन्ड्स बन रहे हैं, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे ये देखो, ये है केमिकल रिएक्शन, BOH2 है, H2SO4, अब ये क्या बन जाएगा, BaSO4 2H2O। तो देख रहे हो आप, दो वाटर निकल गए, यहाँ पे OH है 2 बार और यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 बार, तो H2O दो बार निकल गए, BaSO4 बचा। इसको बोलते हैं बॉन्ड्स टूट के बनना। is an inorganic chemical reaction. Similarly, hydrolysis of starch into glucose is an organic chemical reaction. Organic का example क्या है?
हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, स्टार्च का ग्लूकोज में बनना. रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस refers to amount of product formed per unit. It can be expressed as, देखो ये ऐसे रेट रिप्रेजेंट करते हैं, आपको केमिस्ट्री में पता ही होगा ये सारी चीजें. नेक्स्ट है रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड. इसको वेलोसिटी भी बोला जाता है अगर आपको डायरेक्शन पता है. देखो रेट क्या होता है, रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमॉन्ग अदर फैक्टर्स. तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है रेट को. Rate can also be called as velocity if direction is specified. Rates of physical and chemical processes are influenced by temperature among other factors. तो temperature से affect होते हैं. और general rule of thumb is that rate double हो जाएगा या फिर आधा हो जाएगा हर 10 डिग्री चेंज पे कोई भी डायरेक्शन में. मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 10 रेट डबल हो जाएगा, और कम कर दिया तो रेट आधा हो जाएगा. ऐसे कैटेलाइज्ड रिएक्शंस प्रोसीड एट रेट्स vastly higher than uncatalyzed one. अभी देखो एक रिएक्शन को होने में कितनी देर लग रही है. अगर वहां पे आप एंजाइम डालो ना तो बहुत ज्यादा रिएक्शन फास्ट हो जाती है कैटेलिस्ट डालेंगे तो, और कैटेलिस्ट नहीं डालेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्लो रहेगी. जैसे एक कॉमन एग्जांपल देते हैं कि सपोज हाउस हंट चालू है, ओके, मुझे घर चाहिए और मुझे खुद से हाउस ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और एक इंसान है जिसे घर बेचना है, उसे घर बेचने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कोई खरीद नहीं रहा है. तो इन दोनों के बीच में का, अभी मुझे वैसा ही घर चाहिए, उसको मेरे जैसा ही कस्टमर चाहिए. हम दोनों के बीच में जैसे एक ये होता है कि क्या बोलते हैं उसे वेट, कमीशन खाने वाला इंसान. तो जो जैसे बीच में वाला इंसान होता है जो मुझे बोलेगा कि वो घर बेच रहे हैं और उनको बोलेगा कि किसी को तो भी घर खरीदना है, और वो जो बीच में वाला इंसान होता है वो हम दोनों के डील में उसका कमीशन निकलेगा. तो ये कमीशन निकलने वाला इंसान हमारा कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट को रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको रिएक्शन में पार्ट नहीं लेना है, वो रिएक्शन को बस फास्ट करा देता है. मुझे इस कमीशन वाले आदमी के थ्रू जल्दी से घर मिल गया, उनको जल्दी से कस्टमर मिल गया, उसको अपना फायदा हो गया, कमीशन मिल गया. तो ऐसे तो कैटलिस्ट का यही एग्जाम्पल बहुत ज्यादा फेमस है. When enzyme catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction. तो देखो और लिविंग सिस्टम्स में ऐसे है कि मतलब कहीं भी एंजाइम्स या फिर कैटलिस्ट के बिना स्पीड बहुत ज्यादा कम होती है रिएक्शंस की, और इनको कैटलिस्ट को ऐड करेंगे हम तो स्पीड ऐसे लाखों गुना से बढ़ जाएंगी. देखो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का. कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम से H2CO3 बनाया. देन ये देखो in the absence of any enzyme this reaction is very slow. अगर एंजाइम नहीं रही तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो है, with about 200 molecules of H2CO3 being formed in an hour. तो इसके H2CO3 के कार्बोनिक एसिड के कितने एक घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ओके, एक घंटे में. और अभी देखो हावेवर अगर हमने ये वाली एंजाइम डाल दी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमने डाल दी, एक सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं. एंजाइम प्रेजेंट विद साइटोप्लाज्म, कार्बोनिक एनहाइड्रेज डाल दी, रिएक्शन स्पीड्स ड्रामेटिकली 6 लाख मॉलिक्यूल एवरी सेकेंड. अगर हर एक सेकेंड 6 लाख मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं तो कितना ज्यादा ये रेट कहाँ की कहाँ है. द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट अबाउट 10 मिलियन टाइम्स. 10 मिलियन टाइम्स से उसने फास्ट कर दिया है एंजाइम ने. The power of enzymes is incredible. There are thousands of types of enzymes, each catalyzing unique chemical or metabolic reaction. बहुत सारे अलग-अलग, टाइप के एंजाइम्स होते हैं. A multi-step chemical reaction when each of the steps is catalyzed by same enzyme complex or different enzymes is called metabolic pathway. इसको metabolic pathway बोलते हैं अगर बहुत सारी स्टेप्स एक साथ हो रही है. जैसे ग्लूकोज का 2 पायरुविक एसिड में बनना, तो इसमें 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी कच कुछ होता है. या आप पढ़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी में पूरा प्रोसेस पढ़ा रखा है कि कैसे ग्लूकोज का वो सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत कुछ चलता है. इज एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटेलाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन. तो ऐसी 10 स्टेप की रिएक्शन होती है तब जाके कहीं हमको पायरुविक एसिड मिलते हैं. तो when you study respiration in chapter 12 you will study these reactions. At this stage you should know that this very metabolic pathway is one of 2 additional reactions gives rise to variety of metabolic end products. देखो
बहुत अलग अलग हमें एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसका भी आगे बहुत कुछ होता है, आपको वहाँ पे सारी चीजें समझेंगी कि क्या होता है पायरुविक एसिड से आगे। आवर स्केलेटल सिस्टम अंडर एनारोबिक कंडीशंस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड। हमारी बॉडी में भी एनारोबिक कंडीशंस में लैक्टिक एसिड बनता है, ये आपको पता होगा मसल्स में एंड ऑल। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशंस पायरुविक एसिड बनता है। नॉर्मली पायरुविक एसिड बनेगा, लेकिन अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो फिर ये लैक्टिक एसिड बनेगा। इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। तो सेम पाथवे से इथेनॉल भी बनाया जाता है, उस लेसन में आपको समझेगा ये। हेंस इन डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। एक ही रिएक्शन से लाइक एक ही चीज से डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी पॉसिबल है। ओके देन अभी देखो, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। अभी देखो, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स। तो एंजाइम्स ये कैसे करती है। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम्स अ लिटिल मोर। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होती है हमें पता है, जैसे एक प्रोटीन है, प्रोटीन में ऐसे पॉकेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पे कोई चीज बैठ सके, उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन refers to a reaction. The chemical which is converted into product is called substrate. तो जो एंजाइम में जाएगा और उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट, और जो बाहर आएगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। Hence enzymes that is proteins with 3-dimensional structures including an active site. टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमें एक्टिव साइट देखने मिलती है। कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट S into प्रोडक्ट P, सिंबॉलिकली ऐसे डिपिक्ट किया जाएगा कि सबस्ट्रेट अंदर गया एंजाइम के और प्रोडक्ट बाहर आया। इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट सबस्ट्रेट S हैज टू बाइंड द एंजाइम एट एक्टिव साइट विद इन अ गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट। क्लेफ्ट मतलब ऐसे खड्डे टाइप स्ट्रक्चर और पॉकेट मतलब वही। द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट। दिस इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। ES मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। S से सबस्ट्रेट, E से एंजाइम। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है जब एक एंजाइम है उसमें जाके सबस्ट्रेट बैठ गया, ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अभी ये जो हमारा सबस्ट्रेट है इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा एंजाइम और फिर रिलीज कर देगा। ओके, दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांजिएंट फेनोमेना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये ट्रांजिएंट है, मतलब टेम्पररी है ऑब्वियसली, वो बाद में तो प्रोडक्ट बना के छोड़ना ही है ना उसे। ड्यूरिंग द स्टेट व्हेन सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एंजाइम एक्टिव साइट। अभी एंजाइम की एक्टिव साइट पे स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट लगा हुआ है, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर बदलेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनती है एक, क्योंकि अभी उसका ट्रांजिशन होने वाला है प्रोडक्ट में, राइट। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वेरी सून आफ्टर एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग। जो कुछ भी चल रहा है, बॉन्ड बन रहा है, टूट रहा है, इज कंप्लीटेड, द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम एक्टिव साइट। बाद में सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट बना के छोड़ दिया जाता है। इन अदर वर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। यस, द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर भी बना ना, एक हमारा इनिशियल स्ट्रक्चर, एक फाइनल, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट का भी स्ट्रक्चर बना था। देयर कुड बी मेनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स। तो ऐसी स्ट्रक्चरल स्टेट्स प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट के बीच में लाइक हो सकती है, लेकिन एट द एंड हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। Implicit in this statement is the fact that all other intermediate structural states are unstable. समझ रहे हो? जब तक ये सेंटेंस क्या बताता है, सेंटेंस ने क्या बोला, देयर कुड बी मेनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स बिटवीन स्टेबल सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट हमारा स्टेबल है, प्रोडक्ट भी हमारा स्टेबल है, इसके बीच में जितनी भी स्टेप्स होती है या फिर जितनी भी स्टेजेस स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करते और आगे वाले स्टेप पे मूव करते हैं, आगे से आगे, और फाइनली हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो यही बोला गया है इस लाइन में इम्प्लिसिटली कि जितने भी बीच में के स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो अनस्टेबल है, इसलिए वो स्टे नहीं करते। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। हेंस व्हेन वी लुक एट दिस पिक्टोरियली थ्रू अ ग्राफ इट लुक्स लाइक समथिंग इन द फिगर 9.4। देखते हैं एंजाइम्स रिएक्शन का रेट कैसे बढ़ाते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, कोई भी रिएक्शन होने को, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। ये एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम्स कम कर देते हैं, तो इसलिए रेट बढ़ जाता है। देखो ये यहाँ पे सबस्ट्रेट है हमारा, इसको अगर हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको इतनी ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, इतनी ज्यादा एनर्जी देने के बाद कहीं जाके ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा,
लेकिन एंजाइम्स क्या करते हैं, वो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देंगे। जैसे ही हमने एंजाइम डाला, एंजाइम इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ही कर देते हैं, तो देखो कितनी ज्यादा कम कर रहे हैं और फिर जल्दी से प्रोडक्ट बन जाता है। तो ऐसे ऐसे वो उसका रेट इंक्रीज कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजाइम करते क्या है एग्जैक्टली तो वो एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, ये है ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको। मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के बीच में जो स्टेट होती है उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, ये देखा हमने। द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। यू वुड नोटिस टू थिंग्स, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी। देखो कहा गया डायग्राम, देखो एस और पी के बीच में का एनर्जी लेवल देखो, ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, सबस्ट्रेट हमारा यहाँ पे है और प्रोडक्ट यहाँ पे है, तो किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हुई, सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, दिस इज देखो P is at lower level than S, the reaction is an exothermic reaction। सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन one need not to supply energy by heating in order to form a product, or however whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction, उन दोनों की मीनिंग बोले हैं, exothermic spontaneous reaction, endothermic energy requiring reaction, the S has to go through a much higher energy state or transition state। तो S को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको एक ट्रांजिशन स्टेट पे जाना पड़ेगा जो बहुत हाई एनर्जी की स्टेट होती है। उसके लिए एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देंगे। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ S फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी उसको बोलते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट पे कौन सा एनर्जी वाले पॉइंट पे थे अपन, और सबस्ट्रेट की एनर्जी, तो उन दोनों के डिफरेंस को हमने देखा ना कि उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ एस टू पी मोर इजी, ये ट्रांजिशन को इजी बना देता है ना। नेक्स्ट, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन कैसे होता है, ईच एंजाइम E has substrate S binding site in its molecule, so highly reactive enzyme substrate complex is produced। enzyme substrate complex बनता है, this complex is short lived and dissociates into products। तो देखो जैसे ही सबस्ट्रेट जुड़ा, एक अभी क्या बन गया, सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों मिलके बना दिया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो बहुत कम टाइम के लिए होता है, ट्रांजिएंट होता है, इसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड द अनचेंज्ड एंजाइम विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो अभी ईपी कॉम्प्लेक्स बन गया। तो कैसा होता है कि सबसे पहले एक तो नॉर्मल एंजाइम है, ये पूरा प्रोसेस है, एक एंजाइम है नॉर्मल, ये सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट जुड़ा, ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम ने कुछ तो भी किया, सबस्ट्रेट को बना दिया प्रोडक्ट। अभी ये सबस्ट्रेट नहीं, अभी ये प्रोडक्ट है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और बाद में इसने प्रोडक्ट को छोड़ दिया, तो अभी क्या बन गया, ये अलोन प्रोडक्ट। तो ये पूरा साइकिल है। तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, दोनों अलग अलग हो गए। The catalytic cycle of an enzyme action can be described in the following steps। यहाँ पे बारिश हो रही है। First, the substrate binds to active site of enzyme, fitting into active site। active site में fit हो गया। The binding of substrate induces enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate। तो जैसे ये substrate बैठा, तो एंजाइम अपना ऐसे शेप बदल के इसको और टाइटली बैठा देती है। ओके, the active site of enzyme now in the close proximity of substrate breaks the chemical bonds of substrate and new enzyme product complex is formed। substrate की chemical bond तोड़ दिए एंजाइम ने, अभी न्यू बन गया क्योंकि बॉन्ड्स तोड़ दिए, अभी क्या बन गया, ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ये प्रोडक्ट बन गया है, और अभी इसको रिलीज कर देंगे। The enzyme releases the products of reaction and the free enzyme is ready to bind another molecule of substrate and run through the catalytic cycle once again। तो प्रोडक्ट को रिलीज करके ये एंजाइम फिर से अभी किसी और मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी और सबस्ट्रेट को। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। देखो एंजाइम को हर एक एक्सटर्नल कंडीशन ऑप्टिमम पे चाहिए होती है। ऑप्टिमम मतलब जितनी उसको रिक्वायर्ड है, एक प्रॉपर, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, जैसे टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया। The activity of an enzyme can be affected by a change in the conditions which can alter tertiary structure of protein। These include temperature, pH, change in substrate concentration or binding of specific chemicals that regulates its activity। तो देखो एक्सटर्नल कंडीशंस बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, एंजाइम्स को करेंगी ही ऑब्वियसली।
तो अभी जैसे अगर बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो एंजाइम प्रोटीन की बनी है तो उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर जो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा, प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी। ओके, और अगर बहुत कम टेम्परेचर रहा तो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि बहुत कम भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए। एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच. Each enzyme shows its highest activity at particular temperature and pH called the optimum temperature or optimum pH. Activity declines both below and above the optimum value. तो ज्यादा नहीं, कम नहीं. Low temperature preserves the enzyme in a temporarily inactive state. Okay? और high temperature destroy कर देता है proteins को denatured by heat. नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. अभी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे भी बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती है. देखो, विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस एट फर्स्ट. अभी क्या हुआ, एंजाइम्स है, हमने सबस्ट्रेट डाले, फटाफट प्रोडक्ट बन रहा है, सबस्ट्रेट डाले फटाफट प्रोडक्ट बन रहा है, हमने सबस्ट्रेट बहुत सारे डाले. ओके, तो अभी फटाफट प्रोडक्ट बनता जा रहा है. मैंने इतने सारे सबस्ट्रेट डाल दिए कि एंजाइम्स ही कम पड़ रहे हैं. अभी एंजाइम्स बहुत कम है और बहुत सारा सबस्ट्रेट पड़ा है, तो एक लेवल तक ही रेट इंक्रीज होगा. ओके, एक लेवल के बाद मैंने इतने सबस्ट्रेट डाल दिए कि अभी एंजाइम्स कम पड़ रहे हैं, तो इसके आगे तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो सकती ना. तो स्टार्टिंग में इंक्रीज होगी, लेकिन उसके बाद द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस अ मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स. मैक्सिमम वेलोसिटी वो पहुंच चुकी है, इतनी एंजाइम्स इतना ही काम कर सकती है. कोई भी चीज की एक लिमिट होती है ना, कितना भी आप करते जाओगे तो वैसे नहीं होता है. तो ऐसे V max पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ती है, वो मैक्सिमम है, which is not exceeded by any further rise in concentration of substrate. अभी आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाओ, हम इतनी ही स्पीड से काम करेंगे. ऐसे This is because the enzyme molecules are fewer than substrate molecules, and after saturation of these molecules, there are no free enzyme molecules to bind with additional substrate molecules. अभी इतना बड़ा जो सेंटेंस बोला है जिसमें 10 बार molecules वर्ड आया है, उसका इतना ही मीनिंग है कि अगर एंजाइम के molecules कम है तो सबस्ट्रेट कितना भी डालो आप, इतने ही एंजाइम मॉलिक्यूल्स है, ये कर करके कितना काम करेंगे, राइट. तो एट द एंड सैचुरेशन आ जाएगा, इसी को सैचुरेशन बोलते हैं. The activity of an enzyme is also sensitive to presence of specific chemicals that bind to the enzyme. Specific chemicals से भी होता है. देखो, when the binding of chemical shuts off enzyme activity, the process is called inhibition and chemical is called inhibitor. देखो, ऐसा कोई केमिकल आ गया, ये सबस्ट्रेट है, ये हमारा एंजाइम है, ऐसा कोई केमिकल आ गया कहीं से तो भी जो एंजाइम को शट ऑफ कर दे रहा है, वो एंजाइम के पास जा रहा है और एंजाइम को ही बंद कर दे रहा है, तो उस केमिकल को बोलते हैं इनहिबिटर. वो हमारी एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है. ओके, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स सबस्ट्रेट एंड इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. अभी ये बहुत भारी चीज है. देखो, ये सबस्ट्रेट, इसका ऐसा स्ट्रक्चर है, ये हमारा एंजाइम, सबस्ट्रेट गया एंजाइम में फिक्स हो गया, ये नॉर्मली हो रहा था, ये सबस्ट्रेट ऐसा दिखता है, सबस्ट्रेट के जैसे दिखने वाला ही एक नया मॉलिक्यूल आया, वो भी ऐसा ही दिखता है, वो रिजेंबल करता है. ये वहां पे वही बोला है, इनहिबिटर, ये इनहिबिटर है, ये जाके बंद करने वाला है एंजाइम को. इनहिबिटर और सबस्ट्रेट सेम दिखते हैं, तो ये इनहिबिटर जाता है एंजाइम में फिक्स हो जाता है, और अभी ये सबस्ट्रेट को बैठने नहीं दे रहा, खुद भी एंजाइम को बंद करके रखा है इसने, तो इसको बोलते हैं. तो ये कौन हो गया, ये सबस्ट्रेट की कंपटीशन हो गई ना. अगर सबस्ट्रेट पहले गया तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, अगर सबस्ट्रेट के पहले ये इनहिबिटर जाके बैठ गया एंजाइम में तो एंजाइम ही बंद पड़ जाएगी. ऐसे, तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. ये कंपीट करता है सबस्ट्रेट के साथ. ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट, द इनहिबिटर कंपीट्स विद सबस्ट्रेट फॉर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम. एंजाइम में जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है उसके लिए झगड़े करे जा रहे हैं ये लोग. Consequently, the substrate cannot bind. As a result, the enzyme action declines. Example: inhibition of succinate dehydrogenase by malonate, which closely resembles the substrate succinate. देखो, ये एंजाइम कौन सी है हमारी, सक्सिनेट. यहाँ पे लाइट ही बंद पड़ गई है. एनीवे सुनो, ये एंजाइम कौन सी है हमारी, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. इसका जो सबस्ट्रेट है उसका नाम है सक्सिनेट, लेकिन मैलोनेट जो है वो सक्सिनेट के जैसा ही दिखता है. तो मैलोनेट ये इनहिबिटर है, ये आके बंद कर देता है एंजाइम को, तो वो सेम दिखता है. Such competitive inhibitors are often used in control of bacterial pathogens. बैक्टीरियल पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए ऐसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का यूज किया जाता है. मैंने अपना कैमरा हटा लिया बिकॉज अभी ये केएम वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे आप, ये जो राइट वाला ग्राफ जो आपको कभी समझ नहीं आता है,
और देखो सबसे पहले तो पीएच और टेम्परेचर, अभी अभी हमने जो बात की कि उसको ऑप्टिमम लगता है, तो ये पीएच, ये ऑप्टिमम पीएच है और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अभी राइट वाला ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, मैंने आपको ये बताया कि एक पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएंगी। आपने इतने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स डाल दिए कि सारी एंजाइम्स अभी पैक हो चुकी है, ओके, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएंगी। अब आप कितना भी सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ने नहीं वाली है, राइट, क्योंकि वो मैक्स पे पहुंच चुकी है अपने। वो वाला मैक्सिमम पॉइंट ये है, देखो पेन चेंज करना पड़ेगा, वो मैक्सिमम पॉइंट ये है, इसको बोलते हैं वी मैक्स। ये वाले पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, अभी आप कितने भी सबस्ट्रेट डालो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वी मैक्स का हाफ, ये मैक्सिमम वेलोसिटी का जो हाफ है वो ये वाला पॉइंट है, राइट। ये वाले पॉइंट से अगर हम मतलब ग्राफ के नीचे जाए, हमने ये सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है, याद रखो ये नीचे जो दे रखा है ये है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। हमने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, वेलोसिटी बढ़ी, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, वेलोसिटी बढ़ी, तो ये ऐसे वर्क करता है, ओके। नाउ फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये वाला पॉइंट है वो, जहां पे आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाओ वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, उसका हाफ, उसका हाफ मतलब ये वेलोसिटी यहाँ पे हाफ है, वी मैक्स का हाफ जो है, वो वाले पॉइंट पे अगर आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन देखो तो वो होगी के यम। ये जो के यम है ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये के यम एक कांस्टेंट होता है, बेसिकली ये एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट एक इसके साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है, अभी उस साइंटिस्ट का नाम मुझे नहीं पता, आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन यार मुझे याद नहीं आ रहा है अभी वो साइंटिस्ट का नाम। लेकिन देखो तो ये के यम एक साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड कांस्टेंट होता है। ये के एम बेसिकली है क्या, ये के एम तो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वो ये वाले एक्सिस पे आ रही है, ऐसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जहां पे वेलोसिटी हाफ हो रही है, मतलब हम वी मैक्स का हाफ अटेन कर रहे हैं। हमें तो यही चाहिए ना कि वेलोसिटी बढ़ जाए, हमारी रिएक्शन फास्ट फास्ट हो, तो ये वाला वो वाला पॉइंट है के एम जहां पे हमने वी मैक्स का हाफ अचीव कर लिया है, राइट। जितनी कम कॉन्सेंट्रेशन पे हम वी मैक्स का हाफ अटेन कर रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, मतलब कम कंसंट्रेशन का सबस्ट्रेट डाला हमने, कम सबस्ट्रेट डाला तो भी हम वी मैक्स का हाफ अचीव कर लिया हमने, तो ये वो वाली कॉन्सेंट्रेशन है, तो के एम उसको बोलते हैं। तो कभी भी आपको किसी ने पूछा कि के एम क्या होता है, तो पहली बात वो कॉन्सेंट्रेशन है, और हमको एज सुन एज पॉसिबल वी मैक्स अटेन करना है, तो वी मैक्स का हाफ अटेन करना पड़ेगा, तो के एम वो कॉन्सेंट्रेशन है जिसपे हम वी मैक्स का हाफ अटेन कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझा। नेक्स्ट अभी कैमरा लाना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of these enzymes have been classified into different groups based on type of reaction they catalyze. वो जैसे टाइप की रिएक्शन कैटेलाइज करते हैं उनको ग्रुप्स में डाला है। enzymes are divided into 6 classes और with 4 to 13 subclasses and named accordingly by 4-digit number. Okay, देखो ऑक्सीरिडक्टेंस, डिहाइड्रोजिनेसेस, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ऑक्सी रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट एस और एस। देखो एस रिड्यूस एस स्लैश ऑक्सीडाइज स्लैश नहीं है वो क्या है, एस प्राइम ऑक्सीडाइज और एस ऑक्सीडाइज और एस प्राइम रिड्यूस्ड। फिर ट्रांसफरेजेस, एंजाइम्स कैटलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। देखो ग्रुप को ट्रांसफर कराना, यहाँ पे देखो एस और जी है और एस प्राइम है, तो एस को निकाल दिया और एस प्राइम के साथ जी को जोड़ दिया, तो ये ट्रांसफरेजेस एंजाइम करते हैं ये काम। हाइड्रोलिसिस, एंजाइम्स कैटेलाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर पेप्टाइड, ये सारी चीजें। तो हाइड्रोलिसिस मतलब पानी का टूटना, H2O का, वाटर का, तो वो जो भी करता है उनको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। देन है लाइसिस, एंजाइम्स दैट कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग डबल बॉन्ड। हाइड्रोलिसिस वाला मैकेनिज्म छोड़ के अदर मैकेनिज्म से तो डबल बॉन्ड छोड़ने वाले को लाइसिस बोलते हैं। तो ये दोनों को निकाल दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया CC का। Isomerases includes all enzymes catalyzing interconversion of optical, geometrical and positional isomers. आपने केमिस्ट्री में आइसोमर्स पढ़ा होगा, तो आइसोमर्स को शिफ्ट करने वाला, मतलब ये आइसोमर से दूसरे वाले आइसोमर पे लेके जाने वाले को आइसोमरेसेस बोलते हैं। फिर है लाइगेसेस, एंजाइम्स कैटेलाइजिंग लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड। लाइगेस का काम है लिंक करना। एग्जाम्पल है एंजाइम्स विच कैटेलाइज जॉइनिंग ऑफ CO, CS, CN, PO, etc. तो ये लाइगेसेस का काम है। देन लास्ट पार्ट है इसका कोफैक्टर्स, एंजाइम के साथ कोफैक्टर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं। देखते हैं कैसे।
एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स के होते हैं एंजाइम्स, मैंने बताया था प्रोटीन से बने हैं। However, there are number of cases in which non-protein constituents called cofactors are bound to enzyme to make enzyme catalytically active. एंजाइम को भी एक्टिव रखने के लिए कोफैक्टर्स होता है जो प्रोटीन वाला पार्ट नहीं है। ये एंजाइम है मेरा, ये पूरा प्रोटीन से बना है, लेकिन इसमें से छोटा सा पार्ट होगा जो भी वो प्रोटीन से नहीं बना होता, उसको बोलते हैं कोफैक्टर। ओके, इन दीज इंस्टेंसेस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। अभी ये कोफैक्टर के साथ वाला जो एंजाइम है ये पूरा एंजाइम है। ओके, तो इसमें ये जो प्रोटीन वाला पार्ट है इसको एपो एंजाइम बोलेंगे, और जो कोफैक्टर है वो कोफैक्टर है। थ्री काइंड्स ऑफ कोफैक्टर में बी आइडेंटिफाइड। तीन टाइप के कोफैक्टर्स होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स और मेटल आयंस। ये तीन टाइप के हमारे कोफैक्टर्स है। नेक्स्ट, prosthetic groups are organic compounds and are distinguished from other cofactor in that they are tightly bound to apoenzyme। जो prosthetic group है बाकी कोफैक्टर से ये अलग स्टैंड आउट क्या करते हैं कि ये बहुत टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम को, मतलब जो प्रोटीन वाला पार्ट है एंजाइम का उसको बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन peroxidase एंड catalase which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। ये हेम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ये हेम प्रोस्थेटिक ग्रुप है और ये एक्टिव साइट का भी पार्ट है। ओके, कोएंजाइम्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बट देयर एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। अभी प्रोस्थेटिक ग्रुप बहुत टाइटली जुड़ रहे थे एपोएंजाइम से, जो कोएंजाइम्स है वो ट्रांजिएंट स्टेट में, मतलब हल्का सा जुड़ते हैं वो। ओके, यूजुअली ऑकरिंग ड्यूरिंग कोर्स ऑफ कैटालिसिस, तो वो लाइक कम टाइम के लिए जुड़ते हैं। Furthermore, coenzymes serve as cofactors in number of different enzyme catalyzed reactions. The essential chemical components of many coenzymes are vitamins। देखो, coenzyme nicotinamide adenine dinucleotide NAD और NADP contain vitamin niacin। ओके, देन है ये तीन टाइप आपको याद रखने हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप देखा हमने, कोएंजाइम्स देखा, और ये थर्ड है a number of enzymes require metal ions for their activity which form coordination bonds with side chains at active site at the same time form one or more coordination bonds with substrate। Example, zinc is a cofactor for proteolytic enzyme carboxypeptidase। तो आपको ये याद रखना है, जिंक किसके लिए कोफैक्टर है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटीन को तोड़ने वाली एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हमारे पेट में प्रेजेंट होती है। Catalytic activity is lost when cofactor is removed from enzyme, which testifies that they play a crucial role in catalytic activity of enzyme। तो अगर कोफैक्टर को रिमूव किया तो बहुत सारी चीजें हमारी अफेक्ट हो रही है, एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है। ये प्रूव करती है कि कोफैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, देन ये लेसन तो हो गया। एनसीईआरटी से ही आता है बेसिकली क्वेश्चन, वही जितना भी मैंने पार्ट बताया। ये लेसन इज नॉट मोर अबाउट क्वेश्चंस बट इट इज अबाउट बेसिक्स। तो अगर आपको ये लेसन लाइक पूरा बेसिक्स से समझा है तो इट विल हेल्प यू इन होल बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टू। सो थैंक यू, बाय बाय।